नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव भारत के संवैधानिक विकास के टॉपिक के क्रम में जो अगली कक्षा है इसमें आप सबकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1919 का अधिनियम जो हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ा था, उसके आगे का जो टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 और आज हम अपनी कक्षा में इसी अधिनियम के प्रावधानों और उसकी जो है पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 1919 के अधिनियम से फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, इसमें जो द्वैध शासन की बात कही गई थी और जो स्थापित किया गया था द्वैध शासन प्रांतों में, वो वास्तव में पूरे ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सका और उसकी असफलता सिद्ध हो गई, वो असफल सिद्ध हुआ। ठीक है, और उसी अधिनियम में देखिए, यानी कि 1919 का जो अधिनियम था वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा और इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम में एक प्रावधान था कि 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है, एक आयोग के गठन की बात की गई थी। यानी 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम के द्वारा जो स्थापित किया जा रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया है और आंशिक स्वायत्तता दी गई है, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके अनुरूप जो अनुभव प्राप्त होंगे उसके आधार पे अगली सुधार की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। तो और शीघ्र ही इस अधिनियम की सफलता सबको सिद्ध हो गई। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जब 10 वर्ष पूरे होने को हुए, 1929 में होना चाहिए था, तब ये प्रस्ताव जो है गठन होना चाहिए था आयोग का। लेकिन वहां पे सरकार को डर था, जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि मेरी सरकार अब जाने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, जो है 10 वर्ष से पहले ही इस आयोग का, जो इसमें आयोग की बात की गई थी समीक्षा के लिए, 10 वर्ष के पहले ही उस आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, यानी 1927 में ही जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसको इतिहास में आप बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है, आप पढ़ते भी हैं इस घटना को और इस आयोग के गठन को। ठीक है, तो अब देखिए हो क्या रहा है। ये तो इसी और इस अधिनियम, इस आयोग में जो 7 सदस्य थे वो सभी क्या थे, ये सभी यूरोपीय थे, सभी ब्रिटिश थे। किसी भी भारतीय को इसमें स्थान नहीं दिया गया था। यानी कि भारत में 1919 के द्वैध शासन की असफलता सिद्ध हुई, भारतीयों में स्वायत्तता और अपनी भागीदारी की मांग और प्रबल हो रही थी, विभिन्न मंचों से उसकी मांग और जोरदार तरीके से की जा रही थी। और उसके बाद सरकार ने 10 वर्ष के पहले जो कमीशन गठन किया समीक्षा के लिए, एक तो कोई प्रगति हुई नहीं और उस प्रगति के लिए आपने कमीशन गठन कर लिया। और उस कमीशन में विडंबना ये थी कि उस कमीशन को भारत के प्रावधान, भारत की परिस्थितियों का जो है आकलन करना था, उसकी समीक्षा करनी थी और उसके भविष्य का मार्ग तय करना था, और उसमें किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया जाना, ये साइमन कमीशन के घोर विरोध का कारण था। और उसके बाद साइमन कमीशन का बड़ी जोरदार तरीके से विरोध हुआ। 27 में यह कमीशन गठित हुआ और 1928 में वो फरवरी 1928 में वो आया और उसका हर जगह बहुत व्यापक विरोध हुआ। उसको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम लोग बस राउंड एक जो है या सुपरवाइज करते हुए उसको चलते हुए पढ़ेंगे। तो और फिर अंततः उसने 1930 में, जून 1930 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध हुआ और विरोध बहुत व्यापक था। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है लाठीचार्ज के द्वारा, लाहौर जो विरोध प्रदर्शन था। और जब ये विरोध घोर होने लगा, कांग्रेस की तरफ से होने लगा, 1927 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ अंसारी की अध्यक्षता में, उसमें भी कांग्रेस ने इसको विरोध करने का निर्णय लिया। तो सरकार ने चैलेंज दिया एक तरह से कांग्रेस को कि ठीक है, आप विरोध करने वाले जो लोग हैं साइमन कमीशन, वही अपनी ओर से बताएं कि क्या प्रगति के मार्ग सुझाएं, कि क्या कर सकते हैं, क्या सुधारों के लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं। और कांग्रेस ने इसको जो है चैलेंज को स्वीकार भी किया और उसने 10 सदस्यीय
कमेटी बनाई, एक समिति बनाई जिसको नेहरू समिति कहते हैं। मोतीलाल नेहरू उसकी अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उसने जो है भी अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज, मौलिक अधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का समापन, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात कही गई और प्रांतों को स्वायत्त करने की बात की गई। तो ये सारे प्रावधान उसने जो है सुझाव जो है मांग की उसके माध्यम से, लेकिन फिर बाद में उसमें बात बनी नहीं, उसको निष्फल रहा। लेकिन आप हिस्ट्री के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो थी, तो वो चीज़ें आगे बढ़ी। फिर उसके अगेंस्ट में फिर जिन्ना की मांग आती है, 14 सूत्री मांग। तो इस सब घटनाएं एक साथ चल रही हैं और साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है और साइमन कमीशन फिर अपनी रिपोर्ट देता है और उसकी इन सब मांगों का जो भारत की जनमानस कर रही थी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अन्य, या उसको कहीं स्थान उसमें मिल नहीं पाया और फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। उसकी जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो भी उसका बड़ा विरोध हुआ और उसी विरोध के दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आमंत्रित किया भारतीयों को और उसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आप जो पढ़ते हैं इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन वो बहुत जो है अपने उद्देश्य को साधने में, आप उसमें कांग्रेस की या भारतीय जनमानस की भागीदारी किस तरीके से रही वो इतिहास में आप देखते हैं। तो अंततः ये विरोध के कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन सरकार ने फिर भी 1935 में भारत शासन अधिनियम को लागू कर दिया। ठीक है, और ये भारत के इतिहास में जो अंग्रेजी शासन के दौरान था, उस इतिहास के दौरान ये संवैधानिक विकास में सबसे अंतिम अधिनियम के रूप में आप इसको जानते हैं। इसके बाद जो है भारत में शासन स्थापित करने के लिए जो अधिनियम कोई आया नहीं, उसके बाद फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारतीय जो है शासन था वो भारतीयों को सुपुर्द करने की बात की कार्रवाई आगे की गई। ठीक है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी जो कि 1919 की यात्रा से ही शुरू हो जाती है और फिर भारत शासन अधिनियम के रूप में हमको 1935 में दिखाई देती है। अब इस अधिनियम की प्रावधानों की बात करें तो देखिए, ये अधिनियम भारत में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक के ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन चलाने के लिए जितने अधिनियम पारित किए गए 1773 से लेकर 1935 तक, उनमें सबसे वृहद अधिनियम ये था। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे उस समय। तो एक बहुत ही बृहद अनुच्छेद था। और सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखेंगे कि जो आगे चल के हमारा जो भारत का संविधान बनेगा, वो भारतीय संविधान जो है, हम विदेशी स्रोत पढ़ते हैं उसमें हम तमाम देशों के नाम याद रखते हैं, लेकिन हम कि कहाँ से हमारे संविधान में क्या बातें ली गई या हमारा संविधान किनसे प्रभावित है, तो हमारा भारतीय संविधान सर्वाधिक जो प्रभावित है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रभावित है। लगभग 200 से 225 अनुच्छेद जो इसमें 321 अनुच्छेद हैं, वो एज इट इज हमने संविधान में हमने ऐसे ही उसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप जरूर याद रखेंगे। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो किसी देश के संविधान का नहीं, बल्कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाई गई थी, उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आइए हम जरा बात करते हैं, इनके प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। इसको साफ कर दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कल्पना की गई इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। जैसे आज हमारा जो भारत है उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक भारत क्या एक संघ है, उसी तरीके से परिकल्पना की गई थी एक अखिल भारतीय संघ की, कि भारत जो होगा एक संघ होगा और इस संघ के जो घटक होंगे क्या होगा, इस संघ में जो राज्य होंगे, उस समय ब्रिटिश आधिपत्य में देखें तो 11 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें शासन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसके अलावा उनके 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे हमारे आज यूनियन टेरिटरीज हैं, उस तरीके से वो भी अंग्रेजी शासन के अधीन थे, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज के तहत सीधे
वायसराय और गवर्नरों के द्वारा उनका शासन चल रहा था। और एक परिकल्पना और की गई कि ये जो ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र है वो प्लस उस समय जो देसी रियासतें थी, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन के दायरे से बाहर थी, उनको भी उसमें आमंत्रित किया गया, उसमें बुलाया, स्थान दिया गया और कहा गया ये तीनों मिलकर जो एक इकाई बनाएंगे जिनको प्रांत कहा जाएगा या राज्य कहा जाएगा, ठीक है, ये तीनों मिल जाएंगे। तो और इस तरीके से जो भारत का निर्माण होगा वो एक संघ के रूप में भारत को हम स्थापित करेंगे, जहां पर उसके दो शासन के केंद्र होंगे। एक तो केंद्र होगा जिसको संघ कहेंगे, एक सरकार बनाएंगे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार बनाएंगे, और एक जो इन इकाइयों से मिलकर जो प्रांत बनेंगे वहां पर राज्य की सरकारें बनेंगी या प्रांतीय सरकारें बनेंगी और ये अपना शासन चलाएंगी। तो ये परिकल्पना की गई थी, जैसे आज का एक आप कह सकते हैं भारत के संघ की बात है, उसी तरह से बिल्कुल की एक संघ सरकार होगी और जो इन प्रांतों को मिला के हम एक राज्यों की सरकार बनाएंगे और उनके बीच जो है फिर अब इसी से लिंक हो गया। लेकिन ये परिकल्पना अधूरी रही, पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसे स्वीकार नहीं किया, इनका सहयोग इसमें नहीं मिला, कोई भी देसी रियासत इसमें शामिल होने की तैयार नहीं था। तो इसलिए अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, लेकिन वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं था, इसमें जो है ये भी बात की गई कि ये संघ जो बन जाएगा तो फिर क्या होगा, तो जो शासन के विषय होंगे उनको बांट दिया जाएगा। कैसे? संघ के आधार पर। तो एक संघ सूची की बात की गई कि सूची पूरा उनके कार्यों का विभाजन भी कर दिया गया था कि एक संघ सूची होगी और एक जो होगी वो राज्य सूची होगी और एक होगी जो वह समवर्ती सूची होगी, जैसे बिल्कुल आज के हमारे संविधान में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात कही गई कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी होगी और कार्यों का विभाजन होगा संघ और राज्यों में, उन इकाइयों में विभाजन कर दिया जाएगा और वो मिलकर अपना शासन चलाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें संघ सूची के लिए 59 विषय, इसमें 54 विषय और इसमें जो है 39 विषय बताए गए थे, सॉरी 39 नहीं, ये 36 होगा, ठीक है। तो ये विषय बता दिए गए थे उसमें। तो ये संघ की परिकल्पना ये की गई थी, लेकिन जो है ये कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये प्रावधान लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे, पूछता है कि संघ की परिकल्पना किस अधिनियम के तहत की गई। तो ये बात हो गई। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब देखिए 19 के अधिनियम से आप इसकी परिकल्पना कीजिए। 19 से 19 वाले अधिनियम में क्या था कि केंद्र सरकारें थी और प्रांत की सरकारें थी। केंद्र की सरकार में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन वो सिर्फ वाद विवाद विचार प्रस्तुत करने, प्रश्न पूछने की ही संस्था बनी रही जो विधायिकाएं थी। वहां पर जो सरकार थी वो उस विधायिकाओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह, उत्तरदायी नहीं थी। वहां जो गवर्नर जनरल वायसराय था वो अपनी परिषद के साथ मिलकर स्वतंत्र रूप से शासन चलाता था, वो उनके परिषदों के प्रति जवाबदेह नहीं था, क्योंकि उनका गठन जो उसके सदस्य होते थे वो विधान परिषद के सदस्य या उसके जो है प्रति उत्तरदायी सदस्य नहीं थे, वो स्वतंत्र रूप से चुने जाते थे। और प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में दो तरह की व्यवस्था अपनाई गई, द्वैध शासन स्थापित किया गया कि एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषयों को बांट दिया गया। हस्तांतरित विषय पर वही गवर्नर विधायिका के सदस्यों के साथ मिलकर एक सरकार बनाता था, वो शासन चलाता था और उस विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी होता था। लेकिन आरक्षित विषयों पर वो अपनी परिषद के साथ मिलकर स्वतंत्र रूप से शासन चलाता था, उसके लिए वो विधायिकाओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उत्तरदायी नहीं था। लेकिन यहां पर इस अधिनियम में एक कदम आगे बढ़ते हैं। केंद्र में जो व्यवस्था 1919 के अधिनियम में प्रांतों में स्थापित की गई थी वो व्यवस्था उठाकर कहां ला दी गई, केंद्र में ला दी गई। यानी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, बिल्कुल वही व्यवस्था। वो कैसे कि द्वैध शासन की स्थापना की गई, वहां भी विषयों को दो भागों में बांट दिया गया केंद्र में, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। यानी कि जो आरक्षित विषय होंगे, जैसे इसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण विषय कुछ हमने लिखा हुआ, जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी संबंध है, या आपके सैन्य संबंधी मामले हैं, जनजातियों संबंधित मामले हैं, धार्मिक संबंधी कुछ मामले हैं, उनके संबंध में जब कानून बनेगा तो वो सिर्फ वो आरक्षित विषय कहलाएंगे। और आरक्षित विषयों में क्या होगा, बिल्कुल वही 1919 के प्रांतों वाला सिस्टम है। यानी कि जो वायसराय है केंद्र में, वो अपनी परिषद जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो उनके साथ मिलकर आरक्षित विषयों पर काम करेगा, उसके प्रति वो किसी भी संस्था, किसी विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन जब वो हस्तांतरित विषयों में, जैसे और सामान्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य मामलों को लेकर देखें, तो
तो उन विषयों पर जब वो वायसराय काम करेगा तो उसके लिए वो मंत्री कहां से चुनेगा, उसके लिए अपना सहयोगी विभाग का अध्यक्ष कहां से चुनेगा, वो विधायिकाओं से चुनेगा और वो उन विधायिकाओं के साथ मिलकर काम करेगा और उन विषयों के प्रति वो उस विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होगा, रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है। यानी कि जो प्रांत की व्यवस्था थी वो द्वैध शासन यहां पे स्थापित किया गया। अब और प्रांतों में क्या हुआ तब अब लग रहा है कि प्रांतों में कुछ और बातें हुई। बिल्कुल, प्रांत में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई और जो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का भेद था वो समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। जो प्रांत के जो विधायिकाएं थी, जो गवर्नर था, वहां उनसे के 7 सदस्यों के साथ मिलकर वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करता था और उस मंत्रिमंडल के गठन करके फिर वो पूरे विषयों पर स्वतंत्र होकर शासन चलाता था और वो उन विधायिकाओं के प्रति जवाबदेह भी था। यानी विधायिकाएं जो थी वो सरकार पर नियंत्रण कर रही थी, सभी विषयों पे कर ले रही थी प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन केंद्र में सभी विषयों पे नहीं, केवल आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर ही विधायिकाओं का नियंत्रण सरकार पर बना रहता। लेकिन आरक्षित विषय चूंकि वो विधायिकाओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था तो इन विषयों के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं थी और इन विषयों को लेकर विधायिकाएं सवाल सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो ये दोनों पॉइंट इस अधिनियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और इसी अधिनियम के तहत आगे चल के 1937 में भारत में चुनाव हुए। हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं और हम लोग आगे जब बढ़ेंगे इसके बाद के टॉपिक में तो फिर हम इसी अधिनियम से शुरू करेंगे, तो आगे देखेंगे हम इसको। प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता हुई और इस अधिनियम के तहत 1937 में भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुए और आपको हिस्ट्री में याद होगा इसी चुनाव से के रिगार्डिंग जो है कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिला। केवल मुस्लिम लीग जो है केवल 3 राज्यों में जो है मिलीजुली सरकार बना पाई और फिर आगे चलकर जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में 28 माह तक ये सरकार चलती है। ये जो 1937 के इलेक्शन जब हुए तो प्रांतों की जो सरकार थी वो सिर्फ 28 माह चली और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत सरकार ने भारत को भी बिना पूछे घोषित कर दिया युद्ध में शामिल ब्रिटिश सरकार ने, तो फिर इन प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था जिसको मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आपको हिस्ट्री में याद होगा। ठीक है, तो हम एक लिंक करें, वही ये इसी अधिनियम के तहत वो इलेक्शन हुए थे। ठीक है, और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त सरकारों की स्थापना की गई थी। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल उसको याद रखेंगे। और इस अधिनियम में जब संघीय शासन संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई तो एक न्यायालय की भी स्थापना करने का प्रावधान किया गया कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी दिल्ली में और ये संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ, कार्य रूप में कब स्थापित हुआ, 1 अक्टूबर 1937 में वो फंक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन ये भी पूछ लिया जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, यानी कि जो 1909 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति सिर्फ मुसलमानों के लिए जारी की गई थी, 1919 में वो सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी स्थापित की गई। और 1935 के अधिनियम में देखें तो दलितों और महिलाओं के लिए भी वो व्यवस्था कर दी गई, यानी कि ये इसका और विस्तार धीरे धीरे होता ही रहा। इसी के रिगार्डिंग ऑफ हिस्ट्री में आप देखते हैं कि हालांकि इस व्यवस्था को कांग्रेस और फिर आगे चलकर अंबेडकर जी में, गांधी जी और अंबेडकर जी में समझौता हुआ पूना पैक्ट और फिर इस प्रावधान के जो असर थे उसको कम करने का प्रयास किया गया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। और प्रांतों में जो 11 प्रांत है, देखिए फिर लिंक करिए 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम में केंद्र में विधायिका का विस्तार किया गया। भले सरकार पे नियंत्रण नहीं था उनका, लेकिन विधायिका का विस्तार किया गया और विधायिका को 2 सदनात्मक बनाया गया था। लेकिन प्रांतों में 1 सदनात्मक ही रही, वहां पर आंशिक स्वायत्तता स्थापित की गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा जो 11 प्रांत थे इसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। यानी कि आप देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 में स्थापित हुई, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रांतों के लिए 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। और 11 में से सभी प्रांतों में तो नहीं स्थापित हुए, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। नाम कभी अगर पूछ सकता है यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में, बंगाल, मद्रास, बिहार, बंबई, संयुक्त प्रांत, ये यूपी को उसमें संयुक्त प्रांत कहते थे, और असम, इन 6 राज्यों में
द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की। बाकी जो राज्य थे वहां पर एक सदन ही काम कर रहा था। तो देखिए, आप देखिए रोचक बात क्या है कि जो विकास को हम पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास, आपको यात्रा पढ़नी है कि 1773 में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई 1764 में, 57 और 64 की युद्धों के बाद, और 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने इम्पोज किया भारत में। उस यात्रा से हम कैसे कैसे धीरे 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 विधायी संस्थाओं की, कैसे एक कार्यपालिका का और कैसे एक न्यायपालिका का गठन हुआ, और धीरे धीरे वो एक विस्तृत स्वरूप में, फुल बॉडी के रूप में वो हमारे जो है कार्यप्रणाली, राजनीतिक कार्यप्रणाली में फंक्शन हुए। तो आप देखिए, आप अभी वर्तमान की व्यवस्था को अगर आप पढ़े हैं, थोड़ा सा समझ रखते हैं, तो कैसे लोकसभा राज्यसभा का हम देखा हमने कि उस तरह के रूप तक पहुंचने के लिए कैसे यात्राएं चलती रहीं। और 1919 के अधिनियम में केंद्र में लोकसभा राज्यसभा जैसी संस्थाएं स्थापित हो गई, नाम उनके अलग थे। फिर प्रांतों में देखिए, आज भी हमारी व्यवस्था है कि बहुत सारे राज्यों, कुछ राज्यों में स्वायत्तता है, वो द्विसदनात्मक हो सकते हैं, यूपी है, बिहार है, जो है आपका, तो कर्नाटक है, तो इन सब जगहों पे, और कुछ राज्यों में नहीं है, तो प्रांतों में भी है। तो ये व्यवस्था देखिए, प्रांतों में इस व्यवस्था के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था की प्रावधान किया गया। यहाँ पे दो प्रश्न बन सकते हैं अगर संघ के लिए पूछे, यानी केंद्र सरकार में या केंद्र में विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब हुई, तो 1919 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर पूछे कि प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान कब किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखेंगे आप कि भारत परिषद जो लंदन में थी उसका अंत कर दिया गया, क्योंकि प्रांतों को तो पूर्ण स्वायत्तता दी गई और केंद्र में भी जो है एक द्वैध शासन स्थापित हो गया। तो अब इनके कोई काम करने के लिए इनकी प्रासंगिकता अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। तो भारत परिषद का अंत कब हुआ, 1935 के अधिनियम के द्वारा। मताधिकार का विस्तार किया गया कि अब जो है महिलाओं को भी मताधिकार का विस्तार किया गया, उनको भी मताधिकार प्रदान किया गया, और साथ ही साथ जो मताधिकार थी वो अब लगभग 10% जनसंख्या को पहुंच गई थी। लगभग 10% जनसंख्या निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हो रही थी, उसके मत का जो है उपयोग हो रहा था। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, और इसी अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई, स्टेट पीएससीज की बात की गई, यानी कि राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की, और ज्वाइंट पीएससीज यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। ये भी प्रावधान हमारे संविधान में अभी भी दिखते हैं। तीनों हमारे वहाँ यूपीएससी भी हैं, स्टेट्स के भी है, और ज्वाइंट पीएससीज के भी प्रावधान हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी आप याद रखेंगे। लेकिन अभी देखिए, अगर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो हम 1919 के अधिनियम को आंसर करेंगे, लेकिन अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो बहुत ही आसान है। आपने पढ़ा कि संघ की अगर परिकल्पना यहाँ की गई तो संघीय लोक सेवा आयोग की बात यहाँ की जाएगी। राज्यों की बात, जो अलग इकाइयाँ बनेंगी राज्य सरकार को मदद करने के लिए, तो राज्य पीएससी की बात की गई। तो इससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं और इंटरलिंक करके तथ्यों को याद कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से 1935 का अधिनियम हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इसके प्रावधान थे। तो ये हमारी जो 1773 से जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई वो आज यहाँ पे जाके पूर्ण होती है। देखिए, आप ये जो टॉपिक है इस थोड़ा सा आपको हो सकता है बृहद लगा हो, क्योंकि हमने थोड़ा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखा। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपसे कहता आया हूँ कि ये जो टॉपिक है वो हिस्ट्री और पॉलिटी का कॉमन टॉपिक है। तो इसको आप ऐसे पढ़िए कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको तैयार रखें। और जो इसमें देखिए क्या फैक्चुअल है, ये इसमें जो है आपको फैक्ट्स याद भी करने हैं, लेकिन आप देखेंगे 70 से 80% फैक्ट क्या है, वो एक विकास प्रक्रिया के हिस्से हैं। तो अगर आप उसको बेहतर समझ बना लेते हैं, आप समझ बना सकते हैं कि कैसे कैसे राजनीतिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती गई और उसके परिप्रेक्ष्य में जो संवैधानिक विकास उसके पीछे पीछे चलता रहा, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए इसको समझना। और दूसरे आप ये टैक्टिक्स अपना सकते हैं कि जो तथ्य आप याद करते हैं, जो कॉन्सेप्ट याद करते हैं, उसको आपस में इंटरलिंक्ड जाल बनाइए। तो वो एक दूसरे से जब बुने रहेंगे, गुथे रहेंगे, तो वो आपके दिमाग में स्थायित्व बनाए रखेंगे, वो आपके मेमोराइज्ड रहेंगे, आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से कोई तथ्य है और स्वतंत्र रूप से कोई कॉन्सेप्ट आपने देखा है, पढ़ा है, उसको आपस में इंटरलिंक्ड नहीं कर पा रहे हैं विभिन्न चीज़ों के साथ, तो फिर वो आपके लिए उस मस्तिष्क में वो अस्थायी रूप से उसका विद्यमान रहना संभव नहीं है। उसमें भी आफ्टर सम डेज वो आपके दिमाग से हट जाए, वो आपके दिमाग में फिर ना रहे, आप उसको याद ना कर पाए, उसको फिर रिकॉल ना कर पाए। तो आप कोशिश करें जहाँ जितना संभावना हो तथ्यों को और विभिन्न अवधारणाओं को एक दूसरे विषयों के साथ इंटरलिंक्ड करने का। तो उससे आपको बहुत सारे तथ्य होंगे जो सिर्फ
एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो आसानी से वो चीज़ें अपने आप रिकॉल होती रहेंगी। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए और बार बार रिवीजन करिए। और 1935 के अधिनियम के साथ हमारी यात्रा ये समाप्त होती है। हम इसके बाद अब संविधान निर्माण की बात कर देंगे, जो हम अपनी पहली कक्षा में हम लोगों ने जो पॉलिटी डिस्कस किया था कि पॉलिटी में हमको किस तरीके से पढ़ना है, तो उसमें हमने देखा था पहला टॉपिक हमारा संवैधानिक विकास है। हम देख सकते हैं कैसे कैसे हम इस लेवल तक सोचने के पहुँचे जहाँ सिर्फ एक वायसराय गवर्नर निर्णय लेता था, फिर उसमें एक छोटी सी परिषद बनाई गई 4 लोग की, फिर वो धीरे धीरे आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए। आज जो भारत के जो है राजनीतिक वातावरण में इस प्रकार की संस्थाएं बन गई बड़ी बड़ी, जो विधान परिषद और जो है लोकसभा राज्यसभा के जैसी हैं, प्रांतों में भी जो है विधान परिषद और विधानसभाओं की जैसी संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार के जो वृक्ष जो तैयार हुआ वो आप देखेंगे छोटे से बीज से रूप में बढ़ते बढ़ते आए। आप उसी को ऑब्जर्व करते आइए 73 से 35 तक, तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्रमबद्धता के साथ। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसको